आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज बात करते हैं अगला टॉपिक्स पे। हम लोग इससे पहले जो है बात कर चुके हैं जो कि आपका महामंदी वगैरह था, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य जो है भुखमरी के समय आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। और आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बात होता है। ये है अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं ना। अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया है। ना देर करते हुए आगे इसमें बढ़ा जाए, है ना। तो चलिए आगे बात किया जाए, क्या बात बोल रहा है इसमें। उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। स्वाभाविक सी बात था कि उस समय जो है अमेरिका का वर्चस्व बहुत ही आगे निकल चुका था, ठीक है। वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था। कौन? अमेरिका। निर्यात मतलब समझते हैं ना। निर्यात मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो देश हैं, अब ये देश के पास कोई वस्तु उत्पादन पर्याप्त मात्रा यहाँ के उपयोग से ज़्यादा हो गया तो ये अपने वस्तु को दूसरे देश में निर्यात करता है, बेचता है। और जब अगर ये किसी देश से कोई वस्तु को मंगाता है तो ये देश जो है आयात करता है, और ये व्यक्ति जो है अगर यहाँ बेचना चाहता है तो ये निर्यात करता है, ठीक है। तो आयात निर्यात बस ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई आवश्यकता हुआ कोई सामान खरीदने का, तो हम किसी देश से मंगाते हैं तो वो हमारा आयात हो गया, और अगर हम बेचते हैं किसी देश में तो वो निर्यात हो गया। ये बात समझ में आ गया आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, ठीक है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। सबसे ज़्यादा आयात कौन करता था? ब्रिटेन करता था। और ब्रिटेन के बाद आयात करने में भी अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर था, ठीक है। वह विश्व के यानी वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक भी था। यानी क्या बोल रहा है कि उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता यानी कर्जा देने वाला देश तो कौन था? अमेरिका, है ना। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताना बाना अमेरिका पर निर्भर था। यानी ताना बाना मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना, ठीक है। तो ये अमेरिका के साथ जो है बहुत ज़्यादा ये कर्ज वर्ज लिया करते थे, ठीक है। अगला पैराग्राफ में देखते हैं। आपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देकर यानी उधार देना क्या कर दिया? कम कर दिया। अब देख रहे हो कि आर्थिक महामंदी हुआ है, तो आर्थिक महामंदी है तो स्वाभाविक सी बात है कि पैसा कम है तो उधार देना भी कम कर दिया जाएगा। अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। और अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। क्यों आयात कम कर दिया? इसलिए कर दिया कि अपने उद्योगों को बचाने के लिए, है ना, आयात करना भी वो कम कर दिया, ताकि अब हमारे यहाँ का जो पैसा लगेगा आयात करने में तो स्वाभाविक सी बात है कि आयात कम किया जाए, माने मंगाया सामान कम जाए। 1930 से देखते है ना, 1930 से देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया, और विशेषकर उन सभी देशों पर जो आपस में व्यापार और निवेश से बंधे हुए थे, यानी व्यापार करते थे, वहां पैसा लगाते थे, निवेश करते थे, है ना। 1929 से 1933 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 60% कम हो गया। सोचो, बहुत ज़्यादा कम हो गया। 60% कम होना मतलब बहुत ज़्यादा परसेंट कम हो गया। दुनिया भर के किसान जो व्यापारिक फसल उगाते थे बर्बाद हो गए, ठीक है, क्योंकि उनकी उपज के लिए कोई खरीदार नहीं रहे। अमेरिका और अन्य कई देशों के किसान अपनी जमीन बेचकर शहर की तरफ कूच कर गए, यानी शहर की तरफ भाग गए। लेकिन शहरों में भी कोई काम नहीं था। ब्रिटेन में 23% लोग बेरोजगार थे, जबकि जर्मनी में 44% लोगों के पास काम नहीं था। सोचो, ब्रिटेन में 23% और
जर्मनी में तो और ज़्यादा, 44% काम ही नहीं था। ठीक है। उसके बाद भीषण मंदी का प्रभाव, भीषण मंदी का प्रभाव सोवियत रूस पर सबसे कम पड़ा, और वहां उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना, और उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला यह कि रूस उन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। कौन? रूस। इस कारण विश्व बाजार की मंदी का उस पर प्रभाव नहीं था। और क्यों नहीं था? तो आत्मनिर्भरता के कारण। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई दूरगामी असर नहीं पड़ा। कहाँ असर नहीं पड़ा, ये ध्यान रखना है। तो रूस में ना, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आर्थिक महामंदी का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा है, तो आप बता पाएंगे रूस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोगों के आंदोलन और शासन की पहल, लोगों के आंदोलन और शासन की पहल 1929 की भीषण मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन हुए और बहुत तेजी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोहभंग हुआ। भारत जैसे उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ? भारत में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए, ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकारों व अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। जॉन किन्स नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता बनेगी और मांग फिर से मजबूत होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, कौन? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। कौन? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। उसने न्यू डील की घोषणा की, जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ 1939 के बाद आया जब सरकार पर युद्ध के अधिकार बनाने तथा सेना के जिम्मेदारी आई, है ना। इसी कारखानों में उत्पादन बढ़ा और कृषि सामग्रियों की मांग भी
बढ़ गई। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई, ताकि लोगों को पैसा कुछ मिल सके, है ना, जो परेशानी है वो कम हो सके। बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता न हो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। असल में मंदी के दौर से भी पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में कदम उठाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजनाएं भी बनाई। यह एक ऐसा योजना था, है ना, कि जो कल्याण के लिए काम किया जा रहा था, अर्थात कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें राज्य सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनकी सभी मौलिक आवश्यकताओं जैसे अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखे। राज्य ने योग्य नागरिकों को रोजगार दिलाने का भार भी अपने ऊपर लिया। इस प्रकार राज्य ने पूंजीवादी बाजारों में यानी बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। सरकारों के इन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन ऊंचे करों से प्राप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से सरकारों ने इस नीति को अपनाया। वास्तव में भीषण मंदी 1939 में समाप्त हुई, जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, है ना। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इधर से आर्थिक भीषण मंदी समाप्त हुई, सभी देश की सरकारों ने युद्ध सामग्री की मांग की और उसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी की। इन उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार मिला और साथ ही लाखों को सेना में भर्ती किया गया। इस प्रकार ये देश मंदी के असर से उबर पाया है। ठीक है, तो ये रहा आपका इस चैप्टर का लास्ट, है ना। अब आपको एक ही क्वेश्चन मिलता है, न्यू डील की घोषणा किसने की? तो अमेरिकी राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। न्यू डील की घोषणा किसने की? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बना, उन्होंने घोषणा की। ठीक है, तो आप इस बात को जो है विशेषता ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, है ना। आर्थिक महामंदी के दौरान अमेरिका के नए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिका वासियों के लिए कौन कौन से कार्य किया या कौन कौन से सुधार योजना या कल्याणकारी योजना लोगों के लिए लागू किया? बस यही क्वेश्चन है, ये आप बनाइए। धन्यवाद। बाकी हम अगले दिन फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ये कोरोना का डट कर सामना करते रहिए।